ये बीकानेर का एम्बलम है, बीकानेर का राजस चिन्ह, बीकानेर का शाही चिन्ह जो फ्लैग के ऊपर लगता है। आप देखिए 2 शेर हैं बीच में, ये 2 शेर जो हैं ये बीकानेर की ताकत को रिप्रेजेंट करते हैं, पावर को। ठीक है, इसके बीच में देखिए शील्ड के ऊपर 3 पक्षी हैं। हाँ, 3 ये 3 चील हैं, काइट्स हैं। ये 3 चील जो करनी माता को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब बीकानेर शहर जो है वो करनी माता के आशीर्वाद से, बीकानेर जो है करनी माता के डायरेक्शन से बसा। ठीक है, और ऊपर देखिए पेड़ जो है बिल्कुल टॉप में। ठीक है, ये पेड़ जो है ये खेजड़ी का पेड़ है। ये डेजर्ट का बहुत इम्पोर्टेंट पेड़ है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर कंटिन्यू 9 साल 10 साल तक बरसात नहीं हो तो भी खेजड़ी सूखेगी नहीं, क्योंकि इसकी जड़ें जो है वो करीब 40 फुट नीचे जमीन पे जाती है। ठीक है, पानी की खोज में। इसकी जो पत्तियां हैं जिसको लूंख बोलते हैं हमारे यहाँ पे, लूंख जानवर का फेवरेट है, बहुत पसंद करता है जानवर इसको, मीठी होती है खाने में। और इससे जो भी दुधारू पशु है उसका दूध का प्रोडक्शन है वो बढ़ता है। और इसका जो फल है, फ्रूट है इसका, वो है सांगरी। बीन्स होती है, फली होती है, जिसको हम सांगरी बोलते हैं। आपने सुना होगा कैर सांगरी, है ना। कैर केपर हो गया, सांगरी इसी से मिलता है। सांगरी की सब्जी हमारे बीकानेर में तो क्या पूरे राजस्थान में कोई भी बड़ा भोजन हो, कैर सांगरी की सब्जी के बिना वो अधूरा है। ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव होती है सर, ये करीब 1000-1200 रुपए किलो मिलती है ना कैर सांगरी। और लास्ट में नीचे देखो ये कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा है जय जंगलधर बादशाह। जय हो जंगल, मतलब जयपुर को रुनार बोलते थे, जैसलमेर और इस साइड को आपके मगरा बोलते थे, उदयपुर को मेवाड़ बोलते थे, जोधपुर को मारवाड़ बोलते थे। ऐसे बीकानेर को क्या है, जंगल प्रदेश बोला जाता था। तो जय जंगलधर बादशाह मतलब इसका मतलब है जय हो जांगलू धर, मतलब धरती के बादशाह की। ये एक टाइटल है जो राजपूताना, आज राजस्थान बोलते हैं जिसको, पहले राजपूताना था। राजपूताना के जो बाकी शासक थे उन्होंने बीकानेर के राजा को ये पदवी दी गई। क्यों दी गई, कब दी गई, ये आगे अपन इनकी जो मेन पेंटिंग आएगी वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ से आपको आसानी से समझ में आएगी। लेपर्ड है सर, ये बीकानेर के राजाओं द्वारा शिकार करके लाया गया और इसके अंदर भूसा भरा हुआ है। ऐसे हजारों की तादाद में बीकानेर के पास ट्रॉफियां हैं जो किले के अंदर हैं, जो लक्ष्मी निवास पैलेस के अंदर हैं, लालगढ़ के अंदर है, शिवविलास के अंदर है, गजनेर के अंदर है। ठीक है, आज़ादी के बाद क्या है कि गवर्नमेंट ने इनको लाइसेंस किया, तो ओनली 15 से 20% जो ट्रॉफियां हैं उन्हीं को लाइसेंस किया गया है, बाकी सारी डंप की हुई है। ठीक है, बताते हैं बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी शिकार के बहुत शौकीन थे, और गजनेर पैलेस जो है वो महाराजा गंगा सिंह जी ने शिकार के लिए बनवाया। 1930-31 में एक शूटिंग एक्सपीडिशन आया था, उसको होस्ट करने के लिए उन्होंने गजनेर पैलेस बनाया। और वो ये भी बताते हैं कि जब महाराजा गंगा सिंह जी शिकार खेलने जाते थे, अगर वो 2000 से कम बर्ड शूट करते थे तो उनको लगता था कि दिन सक्सेसफुल नहीं है, ये है ना। और ये जो है ये सिंहासन है पुराना, लेकिन ये सबसे पुराना सिंहासन नहीं बोल सकते इसको, कि बीकानेर के अंदर और भी हैं सिंहासन जो इससे काफी पुराने हैं। पीछे पत्थर के ऊपर देखो वही राज चिन्ह जो है वो कार्व किया है। 2 शेर ताकत की निशानी, 3 बर्ड जो चील हैं वो करनी माता को रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर खेजड़ी का पेड़ और नीचे जय जंगलधर बादशाह जो रिबन पे लिखा है ना सर, वो देखिए ये बीकानेर का एम्बलम है। इसके अलावा आप आगे यहाँ देखते हैं, ये है हाथी हौदा। हौदा हाथी के ऊपर एक सैडल है जो लगाते थे और राजा बैठता था इसके ऊपर। आगे की सीट पे राजा बैठता था, पीछे की सीट पे राजा का सेवक जो चंवर लेके बैठता था। चंवर करते हैं ना, जैसे मंदिर में करते हैं अपन, वो चंवर क्या है कि जब राजा पूरी अपनी पोशाक ज्वेलरी में बैठता था तो एक आदमी चंवर करने के लिए चाहिए होता था जो राजा को बुरी नजर से बचाता था।
ये बीकानेर की ही नहीं, पूरे राजस्थान की पहली बिजली की लिफ्ट है। पहली लिफ्ट जो है, मैनुअल लिफ्ट है, वो उदयपुर में लगी, और उसके बाद बीकानेर में बिजली वाली लिफ्ट जो है वो बीकानेर में लगी 1914 में, स्टिकलर कंपनी की है। आज भी पैलेस के अंदर इसी डेट की जो लिफ्ट लगी हुई है वो काम करती है। बट किले के अंदर क्या है कि बहुत लोग आते जाते हैं, तो इसको रिप्लेस कर दिया नई लिफ्ट के साथ और इसको म्यूजियम में रख दिया। जैसे पहले अपन ने हाथी औदा देखे थे, अभी ये पालकियां और नालकियां हैं ना, ये चांदी की बनी हुई हैं और लोग कंधे पे कैरी करते थे इसको। इसके अंदर कुशन वगैरह लगा के राजा बैठता था और उसके बाद 4, 8 आदमी, 6 आदमी मिलके इसको कैरी करते थे। और ऊपर तस्वीर में फिर देखिए पेंटिंग जो है राव बीकाजी की, करनी माता को करनी माता से आशीर्वाद ले रहे हैं बीकानेर शहर बसाने से पहले। बीकाजी की जो मूर्ति लगी थी उसका मॉडल है सर। पहले क्या है कि हर चीज परफेक्ट होती थी ना, तो कौन सी मूर्ति लगेगी, कैसी लगेगी, कैसे दिखेगी, तो हर चीज का मॉडल बनता था। तो जो राव बीकाजी की मूर्ति लगी है किले के बाहर, उसका ये रेप्लिका है, मॉडल है। और इसको जब अप्रूव किया महाराजा गंगा सिंह जी ने, तो उसके बाद ओरिजिनल मूर्ति बनी। तो ये सब देखो, पीछे अपन ने देखा पालकी, वो भी चांदी की है, ये हाथी होता है, ये भी चांदी का है, और ये सब महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम का है। कैसे पता चलता है आपको कि आप अगर यहाँ देखेंगे तो GS लिखा हुआ है। GS जो साइन है, इनिशियल है गंगा सिंह। तो महाराजा गंगा दिखने में बहुत भारी है, बट ये इतना भारी नहीं है जितना दिखता है, क्योंकि ये लकड़ी का बना के उसके ऊपर सिल्वर प्लेटेड किया गया है। ठीक है, चांदी की परत लगाई गई है, बट लकड़ी के होने से भी फिर भी बहुत भारी है ये। स्पेशली जब राजा और उसका सेवक बैठता था तो आप सोच सकते हैं कितना भारी रहा होगा ये राजकुमारों के लिए है, पालकी है। ठीक है, राजकुमार इसमें बैठते थे और जो भी प्रोसेशन होता था हाथी पे जाने से पहले वो पूजा पाठ करके जब हाथी तक जाते थे तो इसके ऊपर बैठ के जाते थे। अगर कोई शादी है तो जब दूल्हा आता था, दूल्हे को भी इसके ऊपर बैठा के लेके आते थे। ये यंग प्रिंस जो होते थे उनके लिए है। ये पुराने कुछ हथियार हैं, बट हथियार सेक्शन अपन आगे दूसरे रूम में देखेंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा बढ़िया तरीके से दिखाएंगे। इसमें देखो आप अगर बैरल्स देखते हो, इनकी हर बैरल पे सोने का काम, चांदी का काम, हाथी दांत का काम किया हुआ है, और हथों के अंदर भी काम है। देखो हाथी दांत का काम इनले किया हुआ है इन सब के अंदर। मिक्स है पूरा, हाथी दांत नहीं है, हाथी दांत है, चांदी है, सोना है, तीनों को मिला के। ये फ्रेंच लॉक और मैच लॉक गन्स है, जो अपन अपनी देसी भाषा में टोपीदार बोलते हैं ना, तो टोपीदार बंदूकें हैं ये। मजर लोडेड होती थी, बारूद, छर्रे, और उसके ऊपर मिंगनी की वो कैप लगा के फिर फायर करते थे इससे। ये भी हाथी के ऊपर ही लगता था, बट वो सारा प्रोसेशन के लिए, बट ये नॉर्मल कोई यात्रा होती थी उसके लिए। अभी ये देखिए, वो फ्रेम है ऊंट की पिलान का ना, ऊंट के ऊपर शैडल लगती है, उसको पिलान बोलते हैं, और पिलान का मॉडल है। ये कंप्लीट नहीं है, इसके बाद अपन को काफी सारे पैड इसके अंदर ऐड होते हैं जो ऊंट की कंफर्ट के लिए हैं। उसके बाद इसके ऊपर कुशन लगाने पड़ते हैं, जिससे कि राइडर को, जो ऊंट चलाने वाला है, वो उसको कोई तकलीफ नहीं होती। तो ये ऊंट पे लगता था। और अब ये जो है ये हाथी होता ही है, बट ये मुगलों का है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आप ऊपर पेंटिंग देखिए, ऊपर जो पेंटिंग है, हर पेंटिंग के पीछे ये सीक्वेंस है, इसके पीछे एक स्टोरी है, एक कहानी है। अगर मैं पूरी कहानी बताने लगूंगा तो अपन को 6-7 दिन लगेंगे, तो मैं क्या आपको सिर्फ सीन एक्सप्लेन करता हूँ। बीकानेर के 10वें राजा थे महाराजा अनूप सिंह जी। अनूप सिंह जी के भाई पदम सिंह और केसरी सिंह बहुत बड़े योद्धा थे, और वो जनरल थे औरंगजेब की आर्मी में। अब औरंगजेब एक युद्ध के अंदर ऑलमोस्ट उस युद्ध को हार जाता है, तब बीकानेर की आर्मी औरंगजेब को ज्वाइन करती है। महाराजा पदम सिंह और महाराजा केसरी सिंह के कमांड में वो आर्मी ज्वाइन करती है और औरंगजेब को जीत दिलाते हैं। और औरंगजेब उस युद्ध से, मतलब इनकी जो
कमांड से इतना प्रसन्न होता है कि हाथी से खुद उतरकर औरंगजेब खुद अपने हाथी से उतर के बीकानेर के राजाओं के कपड़े साफ कर रहा है, ब्रश कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा ऑनर था कि बीकानेर जैसी स्टेट के राजकुमार के कपड़े मुगल बादशाह अपने हाथ से कर रहे हैं। और ये जो मैंने बताया ना ओहदा, ये पहले सिर्फ मुगल शासक यूज करते थे, बट इस युद्ध के बाद औरंगजेब ने बीकानेर के राज परिवार को भी सिमिलर ओहदा यूज करने के लिए दिया गया। ऐसे तो ओहदा है, उसमें बैठो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये ओहदा बताता था कि आप कहाँ स्टैंड करते हो मुगल एम्पायर में, आपका स्टेटस क्या है, आपका मतलब वो बोलते हैं ना कि हायरकी में कहाँ आते हो आप, वो दिखाता था कि मुगल शासक भी ऐसा ही ओहदा यूज कर रहा है, आप भी ऐसा यूज कर रहे हो, तो यू आर ऑलमोस्ट इक्वल, वहां पे पहुंच रहे हो आप। जो पेंटिंग है, ये जो पेंटिंग है ये है आपके गोलकुंडा किले की, और राजा राय सिंह जी जो हैं गोलकुंडा में मुगलों की तरफ से लड़ने गए थे, तो उसका पेंटिंग है ये। ठीक है, राय सिंह जी जो छठे राजा थे बीकानेर के, और मुगल एम्पायर के अंदर बीकानेर की तरफ से पहले जो थे वो चीफ ऑफ द आर्मी थे। ठीक है, ये नीचे देखो आप, नीचे पालकी है, ये उसी का कॉपी है जो ओहदा है सिमिलर। जब राजा वैसी ओहदा यूज करता था तो रानियों के लिए ये ऐसी पालकियां यूज होती थी। अभी पर्दे हटा दिए, बट इस पे कवर होता था। ठीक है, अगर खुला है तो राजा के लिए है, अगर कवर लगा है तो रानियां यूज करती थी। उधर रहे वो बाद में दक्कन में ही रहे, डेक्कन पार्ट में ही रहे, गोलकुंडा में रहे, वहीं रह के वहीं पे उनका ध्यान दिया, वहाँ पे ध्यान दो। हाँ जी। जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। सब आपने बीकानेर का राज चिन्ह देखा जिस पे लिखा है जय जंगलधर बादशाह, तो यही वो ओकेजन है जब बीकानेर के राजा को जय जंगलधर बादशाह की पदवी दी गई बाकी राजाओं द्वारा। औरंगजेब थोड़ा क्रूर था, औरंगजेब मुगल शासक था, वो क्रूर था, और उसकी वजह से उसने अपने सारे अलायंस खो दिए थे। ठीक है, तो मुगल डायनेस्टी थी वो कमजोर होने लग गई थी। आखिरी ताकतवर राजा जो मुगलों का था वो औरंगजेब ही था। तो औरंगजेब ने सोचा कि अगर जितने भी राजपूत राजा हैं इनको कन्वर्ट कर देता हूँ हिंदू से मुस्लिम में, तो ऑटोमेटिकली मुगल डायनेस्टी वापस मजबूत हो जाएगी। तो वो एक ट्रिक प्ले करता है और बोलता है कि अपन काबुल पे अटैक करने जा रहे हैं। ठीक है, और सभी राजपूताना के जितने भी राजा हैं उन सबको बुलाता है। वो सब मुगल अम्ब्रेला के अंडर थे, तो जाना पड़ा उनको सबको। वो जाते हैं, और ये जो नदी है ये सिंधु नदी है, इंडस नदी है। इंडस नदी के किनारे पहुंचने पे इन राजाओं को एक मैसेज मिलता है कि जयपुर की राजमाता, उस समय जयपुर नहीं था, उस समय आमेर की राजमाता का देहांत हो गया। तो जितने भी राजा हैं राजपूताना के, वो बोलते हैं कि अगले 12 दिन तक हम शोक में रहेंगे और किसी भी युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे। हाँ जी। तब औरंगजेब बोलता है ठीक है, अगर आप 12 दिन तक किसी युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होते हो तो पहले मैं इस रिवर को क्रॉस करता हूँ, नदी को क्रॉस करता हूँ, उसके बाद नावें वापस भेजूंगा और फिर आप आ जाना। औरंगजेब चला जाता है। जब ये पीछे हैं तो पीछे एक मुस्लिम फकीर आता है, और मुस्लिम फकीर इनको बताता है कि अगर तुमने ये नदी क्रॉस कर ली तो अपने धर्म को नहीं बचा पाओगे। तब ये पूछते हैं भाई क्या बात है, तो वो मुस्लिम फकीर बताता है कि आगे इसको कोई युद्ध वुद्ध नहीं लड़ना, जैसे ही तुम नदी क्रॉस करके जाओगे ये आपको कन्वर्ट कर देगा हिंदू से मुसलमान में। जी। अब जितने भी राजा थे सब अपना धर्म बचाना चाहते थे, बट औरंगजेब की खिलाफत भी कोई नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैंने जैसा बताया आपको औरंगजेब थोड़ा क्रूर था, कट्टर था। ठीक है, तो बीकानेर के राजा हैं, बीकानेर का राजा करण सिंह जी, 9वें राजा करण सिंह जी, ये बोलते हैं ठीक है मैं ये बीड़ा उठाता हूँ, मैं सबसे पहला
विद्रोह करता हूँ कि मैं हम नदी क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या दिया जाएगा, मुझे क्या मिलेगा। तो बोला नहीं, सबके पास अपनी अपनी स्टेट है, हम तो क्या देंगे, लेकिन हम आपको बादशाह की पदवी देंगे। ठीक है। तो जब बीकानेर के महाराजा करण सिंह जी ने औरंगजेब की नावें तोड़ी, यहाँ पे ये देखो, तब इनको ये बाकी जो राजा थे राजपूताना के, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जितने भी हैं, राजपूताना में गुजरात भी आता था, एमपी भी आता था, हाँ जी, तो उन सब ने बादशाह की पदवी दी और बोला जय हो जांगलू धर मतलब धरती के बादशाह की। तो ये पदवी उस समय मिली, और उस टाइम में ये पदवी मिली हुई। हाँ जी। जब औरंगजेब को ये पता चलता है कि करण सिंह बीकानेर के राजा ने हुक्म नहीं माना और उसने सबसे पहले विद्रोह किया, तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने एक फौज की टुकड़ी भेजी बीकानेर को खत्म करने के लिए। उसके बाद वो रियलाइज करता है कि उन्होंने ये जो किया अपने धर्म को बचाने के लिए किया। हो सकता है कि पूरा राजपूताना वापस एक होके, यूनाइट होके और वापस मुझ पे अटैक कर दें। तो उसने क्या किया, अपने आर्मी को वापस बुला लिया। उसके बाद वो एक इनविटेशन भेजता है महाराजा करण सिंह जी को, जो नवे राजा हैं उनको, कि आपको मुगल दरबार में हाजिर होना है। औरंगाबाद सभी जो बाकी राजा हैं वो महाराजा करण सिंह जी को मना करते हैं कि आप मत जाओ, वो अगर आप जाओगे तो वापस आपको नहीं आने देगा, वो वहाँ पे खत्म कर देगा वहाँ पे, क्योंकि वो तो क्रूर बहुत, हाँ क्रूर था। उसका यही प्लान था, उनके भी गुप्तचर थे तो उनको पता था कि उसका प्लान क्या है। आपने उसकी हुक्म की खिलाफत की है तो इसकी सजा तो देगा आपको वो। करण सिंह जी बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे इनविटेशन भेजा है तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, ये मेरी जबान है और मैंने उसका जो इनविटेशन आया उसको रिसीव किया, एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, मुझे जाना है। जब वो औरंगाबाद किले में जाते हैं तो वो अपने दोनों लड़कों के साथ जाते हैं, जो मैंने पहली पेंटिंग दिखाई थी ना, पदम सिंह जी और केसरी सिंह जी, केसरी सिंह जी के साथ और पदम सिंह जी के साथ वो दरबार में वहाँ पे पहुँचते हैं। जब औरंगजेब करण सिंह जी को उन दो योद्धाओं के साथ देखता है तो बोलता है जी आप इनके साथ आए हो जिन्होंने मेरी जान कई बार बचाई है, तो मैं उन योद्धाओं के पिता को तो नहीं मार सकता उनके सामने, लेकिन आपको वापस भी नहीं भेज सकता। अगर वापस भेजता हूँ तो ये पूरी मुगल एम्पायर की, मुगल शासन की बेइज्जती है ना, क्योंकि उन्होंने आपने हुक्म नहीं माना और मैंने आपका कुछ नहीं किया। ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि बीकानेर के महाराजा करण सिंह जी को गोलकुंडा भेज दिया जाता है, दक्कन में। ठीक है। और डेक्कन का उनको वो पूरा इंचार्ज बना के भेज दिया जाता है और करण सिंह जी लास्ट जब तक जिंदा रहे वो बाद में दक्कन में ही रहे, डेक्कन पार्ट में ही रहे, गोलकुंडा में रहे, वहीं रह के वहीं पे उनका देहांत हुआ, वहाँ पे देहांत हुआ। हाँ जी। ये जो पेंटिंग है सेकंड लास्ट और चौथी पेंटिंग जो दिख रही है आपको, ये राजा राय सिंह जी की गुजरात की पेंटिंग है। गुजरात में अकबर ने अपने बहनोई को एज ए गवर्नर बना के भेजा था। ठीक है। गवर्नर साहब वहां जाके क्या है कि अकबर से बगावत कर देते हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट राजा घोषित कर देते हैं गुजरात में। हाँ, गुजरात का। ठीक है। तब अकबर बीकानेर के राजा राय सिंह जी को एक फौज की टुकड़ी लेके भेजते हैं कि उसको लेके आओ यहाँ पे। यहाँ जाने के बाद वो जो अकबर का बहनोई है वो राय सिंह जी को चैलेंज करता है जी, तो लड़ लो, लड़ने के बाद अगर जीत गए तो ले जाना मुझे जी। तो राय सिंह जी बोलते हैं जी तेरे पास भी मुगल सेना, मेरे पास भी मुगल सेना है ना, एक ही परिवार का आधा परिवार तेरे साथ है, आधा परिवार मेरे साथ है। तो ये युद्ध तो धर्म के विरुद्ध है, बाप बेटे से लड़ेगा, भाई भाई से लड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि अपन एक दूसरे से कॉम्बैट करते हैं, अपन मर्दा मर्दी करते हैं और जो जीत गया उसको जीता हुआ मानेंगे। और यहाँ पे राजा राय सिंह जी उसको अटैक करके हराते हैं और इसको बंदी बना के अकबर के पास लेके आते हैं। हाँ जी। और गुजरात वापस
अकबर को दिया जाता है। हाँ जी, ये सीन वहाँ का है। ये सीन वहाँ का है, ये सेट है सर जी ना। किले के जहाँ से अपन ने एडम ब्लॉक देखा ना, जी जी। जब एग्जिट करेंगे वैसा ही एक और कोर्टयार्ड है, वहाँ पे आपको ये पूरा सेट मिलता है। ठीक है, मतलब ऐसी पेंटिंग नहीं है, A4 साइज की छोटी है। हाँ वो छोटी है। हाँ, लेकिन उसमें सारी डिटेल कहानियां लिखी हुई है। ये औरंगाबाद का दरबार हॉल है औरंगजेब का, जी। वहाँ का सीन है। और ये जो गुलाबी कपड़ों में जो है ये औरंगजेब का साला है। हाँ। और सफेद कपड़ों में जो है बीकानेर के महाराजा पदम सिंह जी। पदम सिंह हाँ, जी। महाराज पदम सिंह जी, महाराजा नहीं है ये। महाराज। हाँ जी, महाराज इसलिए है कि 10वें राजा जो थे, 9वें राजा थे कर्ण सिंह जी। जी कर्ण सिंह जी के सबसे बड़े लड़के हैं अनूप सिंह जी, जो राजा बने। जी और अनूप सिंह जी के भाई हैं पदम सिंह, केसरी सिंह, मोहन सिंह। जी। ये 10वीं पीढ़ी है, 10वीं पीढ़ी में आ रहे हैं। 10वीं पीढ़ी में आ रहे हैं। तो जो राजा बनता उसके महाराजा, महाराजा और जो भाई हैं उनको महाराज लगता था। महाराज है। तो ये महाराज पदम सिंह जी, और इनकी तलवार आज भी किले के, जूनागढ़ किले के अंदर है सर। जी। इनकी तलवार 27 किलो की तलवार से लड़ते थे आप। जी। ठीक है, और 27 किलो की जो तलवार लेकर लड़ता था, तो आप सोचो कि क्या ताकत होगी उसके अंदर। एक बार क्या है कि औरंगजेब के बहुत खास में थे ये, है ना। औरंगजेब कोई भी डिसीजन लेता था तो हमेशा पदम सिंह और केसरी सिंह जी से पूछ के लेता था। औरंगजेब की जो वाइफ थी उसको ये पसंद नहीं था। वो बोलती कि मेरा भाई जो है वो खाली बैठा है, उसको कोई जिम्मेदारी का काम देता नहीं है तू, और जो 2 हिंदू राजकुमार आए हुए हैं इनको तो इनकी इम्पोर्टेंस देता है, तो ये तो गलत बात है ना। औरंगजेब बोलता है तो आप राजकाज में दखल अंदाजी मत करो, मुझे जो सही लगता है मैं वही करता हूँ, जी। आप अपना ध्यान रखो, मुझे राज को चलाने दो। रानी को ये बात हजम नहीं होती। एक बार औरंगजेब के साथ पदम सिंह जी और केसरी सिंह जी कहीं बाहर जाते हैं, पीछे से इनके छोटे भाई हैं मोहन सिंह जी, जो उस समय एक लड़के थे, बिल्कुल किशोर अवस्था में थे, वो वहाँ पे औरंगाबाद में होते हैं। तो एक हिरण उनके रेजिडेंस में चला जाता है। जी। ठीक है, और यही औरंगजेब का जो साला है वो अपने सिपाही लेके उस हिरण को मारने के लिए उनके रेजिडेंस में पहुंचते हैं। मोहन सिंह जी बोल देते हैं जी मेरे शरण में आ गया, अब इसको मारने नहीं दूंगा मैं। बोलते नहीं नहीं, हाँ, राजपूत का सबसे बड़ा हाँ धर्म जी। होता है जो शरण में आ गया उसको नहीं मारना। नहीं मारने देंगे। बोला नहीं, ये तो हिंदुस्तान की मलिका का हुक्म है कि आज तो बनेगा तो इसी को पकाना है, यही खाएंगी मलिका। तो बोला कि ठीक, अगर ये बात है तो मुझसे लड़ो और ले जाओ इसको। हाँ, अब वो तो एक बच्चा था, किशोर अवस्था में थे, और पूरी फौज के सामने कैसे लड़ते, तो उन्होंने उनको धोखे से एक साथ मिलकर मार देते हैं उसको। जब पदम सिंह जी और केसरी सिंह जी वापस आते हैं, स्पेशली पदम सिंह जी जब औरंगाबाद किले में घुसते हैं तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए गए हुए थे, आते हैं तो काम पूरा करके आते हैं, तो बहुत ही प्राउडली फील करते हैं, अंदर आते हैं, मूंछों को ताव दिया, अंदर घुस रहे हैं। तो एक दरबारी है, वो डायरेक्ट कंप्लेंट नहीं कर सकता कि पीछे क्या हुआ। ठीक है, एक दरबारी है जो कविता गा के बताता उनको कि तू किस चीज पे इतना गर्व कर रहा है, तू इतनी मूंछें ऊपर कर रहा है, किस तेरे छोटा भाई जो तेरे पुत्र समान था, तेरे माता पिता ने उसको तेरे साथ भेजा, तुझे उसकी जिम्मेदारी दी थी। वो कवि में वो, हाँ, कविता में गा के बताता उसको, जब जिसके लिए तू काम कर रहा है उसके साले ने उसको धोखे से मार दिया। जी। बताते हैं कि इनको वो थोड़ी देर बाद में समझ में आती है वो कविता, समझ में इतना गुस्सा आता है। तो उन्होंने जब दांत बींचे तो बताते हैं पूरे दांत काले हो गए थे, पूरा जो ब्लड है, ब्लड आ गया था दांतों के अंदर। और उसके बाद ये उसके ऊपर वहीं पे औरंगाबाद के दरबार हॉल में उस पर अटैक करते हैं और इसका सर काट देते हैं। फिर ये रियलाइज करते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने हिंदुस्तान के बादशाह के साले को मार दिया, साले को मार दिया, ये तो गलत हो गया। तो वो अपने आदमियों को बुला के वापस बीकानेर की तरफ कूच करते हैं। जब वो बीकानेर पहुंचे ही नहीं अभी तक, तभी औरंगजेब का उनके पास लेटर आता है और उसमें लिखा होता है कि मेरी बीवी ने तेरे भाई को मारा, तूने मेरी बीवी के भाई को मार दिया, मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ। बीकानेर एक डेजर्ट स्टेट था सर, यहाँ पे कुछ पैदा होता नहीं था। ठीक है, सिल्क रूट के ऊपर था, तो थोड़ा बहुत टैक्स ले लिया। तो यहाँ पे बीकानेर को हमेशा सेंट्रल पावर की जरूरत रहती थी पैसों के लिए, कि बीकानेर को मुगल जो एम्पायर है उसकी जरूरत है, और मुगल एम्पायर की जो आर्मी है उसको तेरी कमांड की जरूरत है। मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ, अगर तू भूलता है तो तू वापस आ जा। और पदम सिंह जी जो हैं वापस वहीं से अपने लोगों के साथ रिटर्न कर देते हैं और उसके बाद वहीं रहते हैं।
जो है ये है घोड़ों वाली बग्घी, है ना। ये बग्घी अंग्रेजों द्वारा बीकानेर के राजा को दी गई थी, महाराजा गंगा सिंह जी को दी गई थी, ठीक है। और इंग्लैंड में और यूरोप में तो इसको घोड़ों के द्वारा खींचा जाता था, बीकानेर में इसको ऊंटों के द्वारा खींचा जाता था। ऊंटों के द्वारा, हाँ जी। और ये जो है ये भी हाथी का हौदा ही है, लेकिन जब राजा शिकार खेलने जाते थे तो ऐसा, हाँ जी, तो आपको दिखेगा बीच में वो गन स्टैंड है, राजा बैठ के छुप के और शिकार खेलते थे इस पे बैठ के। ये हाथी के ऊपर लगता था और साइड में फिर वही फ्रेम है ऊंट की पिलान का, ऊंट की पिलान है ना, ऊंट के ऊपर लगता है सवारी, उसके ऊंट की सवारी करने के लिए। ये जो झरोखे हैं ये रानियों के लिए होते थे सर। रानियां यहाँ से देख सकती थी कि नीचे क्या चल रहा है और उनको कोई नहीं देख पाता था। हाँ, इनके बारे में ज़्यादा बताइए। झरोखा में ये अपॉइंटमेंट यही है, झरोखा बाहर से आया हुआ ये सब। ये सारे झरोखे हैं, ये रानियों के लिए होते थे। नीचे कोई फंक्शन, कोई प्रोसेशन कुछ भी है तो लेडीज को अलाउ नहीं होता था जेंट्स के बीच में जाने के लिए, तो लेडीज यहाँ रह के देखती थी कि नीचे क्या प्रोसेशन चल रहा है, कैसे क्या चल रहा है, और उनको कोई नहीं देख पाते थे, ठीक है। और ये यहाँ पे जो हिंदू देवी देवता हैं उनकी मूर्तियाँ लगाई गई है। वो कुबेर हैं, सॉरी वो सूर्य भगवान है, ये कुबेर है यहाँ पे। तो सूर्य भगवान 7 घोड़ों पे है, ठीक है। ये कुबेर, जय माता दी। ये कुबेर है सर, वो ब्रह्मा जी हैं, माफ कीजिएगा। ये हमारे बाबा रामदेव पीर, बाबू राठौड़ और रामदेव पीर जो तंवर है। ये शिव जी और पार्वती जी, ये शिव जी का वाहन नंदी, ये गणेश जी का वाहन मूषक, ये हमारे मंगलमुखी सदा सुखी हनुमान जी संजीवनी लेने गए थे, पूरा पहाड़ी लेके आ गए। और ये भैरवनाथ, ये सारी मूर्तियां जो है पहले मंदिर में हुआ करती थी, अब मंदिर को टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया, तो ये जो मूर्तियां मंदिर के बाहर होती थी उन मूर्तियों को यहाँ पे रख दिया कि हर आदमी देख सके इनको। झरोखे हैं सर, ये स्क्रीनिंग है, रेलिंग, जाली, टोटी, ये सब। ये तो मार्बल का